RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए मगध का उत्कर्ष आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 16 महाजनपद पढ़ लिए थे। उसके 2 वीडियो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध में क्या क्या पढ़ना है, पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। मगध कैसे कि बढ़ा आगे, मगध का जन्म कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। मगध का महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कभी कभी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हमें आपको दिक्कत हो जाती है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि हम बात करें मगध का उत्कर्ष, तो मगध के उत्कर्ष में वंश कौन कौन से हमें पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। तो बात करें, इसका जो महत्वपूर्ण वंश था, प्रथम वंश, वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश था। ये बृहद्रथ वंश है, आप देख लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण वंश है, कई बार ये पूछा गया है। और इसका पुराण और महाभारत 2 जगह उल्लेख मिलता है। पुराणों में मिलता है और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इसके बाद एक और वंश पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वंश है। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा और इतिहास यदि आप प्राचीन पढ़ रहे हैं, कोई राजा पढ़ेंगे तो इनके बिना वो इतिहास अधूरा है। चलिए, हर्यक वंश की बात कर रहा हूँ। हर्यक वंश में कुछ राजा रहेंगे, शासक हैं, इनके नाम पढ़ेंगे। हर्यक वंश का जो राजा रहेगा या संस्थापक है वो बिंबिसार है। क्या है? बिंबिसार है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फिर एक पुत्र रहेगा, और मैं बात करूं, इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इतना नोट कर लेंगे। जितने भी राजा हुए वो सारे राजा अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे। महत्वपूर्ण राजा आएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु एक महत्वपूर्ण शासक आएगा। इसके बाद उदयन आएगा। इसको कहीं कहीं उदयन के नाम से भी जाना जाता है। आप उदयन पढ़ लीजिए, इतने बहुत है। कहीं कहीं आपको उदयन मिल जाएगा, कहीं पर उदयन मिल जाएगा, इतने बहुत है। उदयन एक और अलग राजा है, लेकिन इसको उदयभद्र के नाम से ज़्यादा जाना गया है। जो उदयन मिलेगा वो अलग है। उदयन और उदयभद्र ये देख लीजिए। तो आपको यदि उदयन कहीं लिखा हो, उदयन लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हर्यक वंश का व्यक्ति है वो उदयन है, इसका अदर नाम उदयभद्र है। उदयन दूसरे वंश में पहुंच जाएगा। तो उदयभद्र, अजातशत्रु, बिंबिसार। उसके बाद यदि हम बात करें अनिरुद्ध, अगला आपको मिलेगा अनिरुद्ध शासक मिलेगा। अनिरुद्ध की बात करें, दूसरा और शासक आपको मिलेगा मुंडक को पढ़ना है। मुंडक पढ़ना है, ठीक। और यदि बात करें, एक और बहुत महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है नागदशक। अब देखिए, नागदशक ने मुंडक की हत्या की, मुंडक ने अनिरुद्ध की हत्या कर दी, अनिरुद्ध ने उदयन की हत्या कर दी, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, उदयन का पुत्र अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध का पुत्र मुंडक था, मुंडक का पुत्र नागदशक था। तो सभी व्यक्ति या सभी राजा अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे। तो हर्यक वंश की यदि हम बात करें, हर्यक वंश, या इसको हम पितृहंता वंश इसीलिए बोलते हैं, पितृहंता वंश। इसका एक जो संस्थापक या महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार हम पढ़ेंगे, अजातशत्रु पढ़ेंगे, उदयन पढ़ेंगे या उदयभद्र पढ़ेंगे, अनिरुद्ध पढ़ेंगे, मुंडक पढ़ेंगे और नागदशक पढ़ेंगे।
इसके बाद अब क्या होता है, नागदशक की हत्या इसका जो सेनापति है शिशुनाग कर देता है और उन शिशुनाग वंश की यहाँ पर नींव डालता है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की यहाँ पर नींव डालता है। इसको देखना है दोस्तों। तो इसमें दो राजाओं के नाम देखे हैं, शिशुनाग, शिशुनाग, एक इसको देखना है। एक और महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम देख लेना है। उसका नाम है कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक, इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यावधान में इसको, दिव्यावधान में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। बस दो ही महत्वपूर्ण शासक हैं, कालाशोक ज़्यादा पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बात करें नंद वंश की, एक और वंश बढ़ेगा यहाँ पर, नंद वंश, नंद वंश, नंद वंश की बात करें। नंद वंश में कुछ शासक पढ़ने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, महानंदिन, महानंदिन, घनानंद यहीं के हैं। चाणक्य यहीं प्रतिशोध लेते हैं, नंदवंश को समाप्त करवा देते हैं। इसके बाद मौर्य वंश आएगा। सारी चर्चा मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। महानंद, महापद्मनंद एक राजा है, महापद्मनंद, महापद्मनंद इनको पढ़ेंगे। और घनानंद, घनानंद, घनानंद इनको पढ़ेंगे। अब घनानंद को चाणक्य कहते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। ये अब पुरोहित होते हैं, चाणक्य उनको अपने दरबार से निकाल देता है और इससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। कसम खाते हैं कि मैं नंद वंश को समाप्त करवा दूंगा। ये सारी स्टोरी अभी है, आने वाली है, मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसके बाद यदि बात करें तो एक और वंश आता है जिसका नाम है, दिख रहा होगा आपको वहाँ से, तो ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज़ सुन लेंगे आप, मौर्य वंश। इसके बाद जो आएगा वो मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा, ये मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासक होते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको हम पढ़ेंगे मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम बिंदुसार को पढ़ेंगे, बिंदुसार, बिंदुसार को पढ़ेंगे। मित्रों यहाँ पर बिंबसार था जो कि हर्यक वंश से है, यहाँ बिंदुसार है जो कि मौर्य वंश से है। बिंदुसार ये मौर्य है और बिंबसार ये हर्यक वंश से है। फिर इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम अशोक को पढ़ेंगे, अशोक महान को पढ़ेंगे। ये ऐसे शासक हैं जिनके बिना यदि ये ना आए या हमने नहीं पढ़ा है तो मध्यकालीन जो प्राचीन इतिहास वो अधूरा सा महसूस होता है। तो इतना तो पढ़ना है। बाकी जो शासक बचे या जो छोटे छोटे शासक रहे जिनका प्रभाव कम है उनको हम बाद में देख लेंगे, वन लाइनर्स में देख लेंगे। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मित्रों, अब मगध में सारे शासक हुए। ये साम्राज्य पूरा मगध का था। मगध का विस्तार कैसे हुआ, इतना ज़्यादा, इतने लंबे समय तक कैसे टिका रहा, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं बस। मगध का उत्कर्ष, चलिए मगध का उत्कर्ष है, साथ में जानना है कैसे ये आगे बढ़ा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। क्या पढ़ेंगे, आर्थिक कारण पढ़ेंगे। ये आप नोट कर लेंगे, आर्थिक कारण। देखिए जब तक किसी का आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक शासन चल नहीं सकता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए ये भौगोलिक कारण। फिर राजनीतिक कारण है, आपको पढ़ना है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। फिर सांस्कृतिक कारण,
सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण ये देखना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, क्यों मगध आगे इतना बढ़ा। आर्थिक कारण की यदि बात करें तो मगध एक ऐसा है राज्य है, या ऐसा कह सकते हैं कि राज्य जहाँ पर लोहा पाया जाता है। एक ये कारण है जहाँ पर लोहा पाया जाता है। साथ में जो मगध है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, और इसकी गंडक, सोन, गंडक हो गया, सोन हो गया, ये नदियाँ सहायक इसकी हैं। गंडक, सोन, चलिए, और पुन ये नदियाँ गंगा की सहायक हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। एक ये पॉइंट है। फसलें बहुत अच्छी होती हैं, जिससे क्या होगा कि साम्राज्य बढ़ेगा और यहाँ खाद्यान्न की पूर्ति होती रहेगी, भोजन की पूर्ति होती रहेगी। साथ में यहाँ फसल पंचांग भी चलता है। फसल ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंचांग ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है फसल पंचांग किस गणराज्य में चलता था या किस जनपद में था, तो ये मगध में था। ये बहुत महत्वपूर्ण है फसल पंचांग, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कब फसल बोना है, कब फसल काटना है, ये यहाँ पर नियम चल रहे हैं, अन्य जगह नियम नहीं है। तो फसल पंचांग भी मगध का एक बहुत अच्छा कारण था। बहुकिस्मिक फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। क्या? बहुकिस्म की फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। एक ये पॉइंट, बहुकिस्म की फसलें, यहाँ पर बहुत सारी फसलें होती हैं। ये ऐसा अनुकूलित जगह है जहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा और विभिन्न प्रकार की होती हैं। मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, दोमट या उपजाऊ मिट्टी यहाँ है, ये मिट्टी बहुत अच्छी है। एक ये भी पुराण है, इसलिए फसलें यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। अगला, सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सिंचाई के साधन भी बहुत अच्छे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मगध की राजधानी दो हैं, एक है आपकी पाटलिपुत्र, एक है राजगृह। जो पाटलिपुत्र है वो पानी से घिरी हुई है, और जो राजगृह है वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं। इससे पता लगाया जा सकता है। एक ये पॉइंट। अगला, यहाँ के अस्त्र शस्त्र बहुत मशहूर हैं। अस्त्र शस्त्र बहुत मशहूर हैं। यहाँ के वन की लकड़ी और यहाँ के हाथी ये बहुत मशहूर हैं, जिससे अन्य जो साम्राज्य हैं या अन्य जो कह सकते हैं जनपद हैं, वो इसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इसके पास हाथी हैं, अच्छी लकड़ियाँ हैं जिससे औजार हैं, और वन है जिससे इनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका ऐसे तो लंबे समय तक रहा। अच्छी किस्म की लकड़ी भी है। और एक चीज़ है, इस साम्राज्य में मुद्रा का प्रचलन बहुत बढ़िया रहा, और पहले के साथ यहाँ पर पाए जाते हैं कि मुद्रा प्रचलन यहाँ पर पहले से स्टार्ट हुआ। एक ये पॉइंट। व्यापारिक श्रेणियाँ भी हैं। क्या हैं? व्यापारिक श्रेणियाँ भी यहाँ पर हैं। व्यापारिक श्रेणियाँ भी हैं, व्यापार भी यहाँ पर हो रहा है उस समय में। एक ये पॉइंट नोट कर लेने हैं। तो इतने आर्थिक पक्ष से जिससे मगध का उत्कर्ष रहा, मतलब मगध का जो अस्तित्व है वो बना रहा। यदि किसी भी साम्राज्य का आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं है तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। एक ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण की बात करें तो मैंने कहा था इसकी राजधानी बहुत सुरक्षित है। राजधानी सुरक्षित होने की बात यदि हम कर लेते हैं तो मगध की राजधानी है। मगध की 2 राजधानी हैं, 2 राजधानी है, ठीक है, 2 राजधानी है। कौन कौन सी है? एक आपकी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र नोट कर लेंगे मेरे साथ, ये पूछा जाता है। पाटलिपुत्र है। दूसरी कौन राजधानी है? तो राजगृह है। क्या है? राजगृह या गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करें जो पाटलिपुत्र है, ये नदी दुर्ग है, नदी दुर्ग है, ये नदी से घिरी हुई है। ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो ये 5 पहाड़ियाँ या पहाड़ी दुर्ग है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। देखिए ये नदी से है, चारों तरफ पानी है, तो यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, करने की कम सोचेगा। राजगृह या गिरिव्रज है, ये पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए दूसरा कोई राज्य इस पर युद्ध करने के लिए 100 बार सोचेगा, इसलिए सुरक्षित है। भौगोलिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है।
नदी जलमार्ग, एक और भौगोलिक कारण है कि नदी जल मार्ग से अब परिचित हैं, इसलिए यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, व्यापार हो रहा है, एक ये पॉइंट। और सैन्य संचालन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि सैन्य संचालन, क्योंकि जितने अन्य मैंने महाजन पर पढ़ाए थे सबके पास ऐसी भौगोलिक स्थिति नहीं है कि वो सैन्य संचालन पहाड़ों में भी कर सकें और पहाड़ों के साथ साथ में वो नदियों में भी अपना सैन्य अभ्यास करते हैं, ये ऐसा सबके पास नहीं है। व्यापार मार्ग सभी के पास है, लेकिन जल के द्वारा व्यापार मार्ग हो सके ऐसा नहीं। ये जल के द्वारा व्यापार मार्ग करते थे, इसलिए बहुत दूर दूर जनपदों में जा कर के अब व्यापार करते थे, इससे भी इनका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत रहा। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। राजनीतिक पक्ष देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। बिना राजनीति के आप किसी पर राज नहीं कर सकते। आपके पास धन, भौगोलिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, यदि आपके पास कूटनीति, राजनीति नहीं है तो आप कहीं अच्छा शासन नहीं कर सकते। बात करें यहाँ पर योग्य महत्वाकांक्षी लोग रहते थे, मतलब योग्य भी थे अब महत्वाकांक्षी भी लोग थे जो आगे बढ़ने के लिए अपनी विचारधारा रखते थे। यहाँ के लोग खुली सोच वाले थे। मैं और बताऊं कि यहाँ के लोग जो थे वो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे, ऐसा लगता था कि यहाँ पर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए भी कहा जाता है कि ये आज की डेट में कि विज्ञानवाद पर आधारित थे, अंधविश्वासी नहीं थे। एक ये पॉइंट नोट कर लेना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कूटनीति भी थी, वो कूटनीति अन्य जगह नहीं पाई गई, कूटनीति भी पाई गई। उस कूटनीति में क्या क्या पाया गया, एक वैवाहिक स्थिति पाई गई, वैवाहिक स्थिति के द्वारा विस्तार किया गया, और दोस्त या मित्रता के द्वारा विस्तार किया गया अपने साम्राज्य का, मित्रता के द्वारा और युद्ध के द्वारा भी करा गया। मैं इस पर भी बिंदुसार की चर्चा करने वाला हूं, आप नोट कर लेंगे। तो कूटनीतिज्ञ भी यहाँ पर खूब कसके हुई। इन कूटनीतिज्ञ में 2 सलाहकार भी इनके थे जो पद कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन? एक था सुनिधि दीर्घचारण, सुनिधि नोट कर लेंगे, सलाहकार हैं ये, सुनिधि और दीर्घचारण, ये इनके पास पद भी थे जो सलाहकार युद्ध क्षेत्र विस्तार या कूटनीति के लिए सलाह देते थे। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सैन्य शक्ति सर्वोच्च थी, यहाँ सैन्य शक्ति भी सर्वोच्च थी, सैन्य शक्ति सर्वोच्च थी। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, सैन्य शक्ति सर्वोच्च थी और इस पर इनको विश्वास भी था, अटूट विश्वास भी था। एक ये भी कारण है, जब सेना पर विश्वास है इसका मतलब सेना बहुत मजबूत होगी, जिससे अन्य जो जनपद हैं वो लोहा लेने से डरते होंगे। एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आगे यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक कारण भी इनके बहुत अच्छे थे। इनका जो आर्यीकरण है वो बहुत बाद में हुआ है। आर्यीकरण का मतलब जो आर्यीकरण या वैदिक व्यवस्था बहुत बाद में लागू हुई, जिसको हम आर्यीकरण भी कह सकते हैं, बहुत बाद में लागू हुई। एक ये, फिर मैंने अभी कहा था यहाँ की खुली सोच है, तो यहाँ पर खुली सोच वाले रहते हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं। खुली सोच वाले रहते हैं, अंधविश्वासी लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब मित्रों, मगध का उत्कर्ष मैंने आपको बताया। मगध के उत्कर्ष में अब हम देख लेते हैं वंश। इस पर एक शासक को आज हम पढ़ लेंगे, बाकी शासक जितने हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, मैंने कहा था इसका जो मगध का प्रथम वंश है जो बृहद्रथ वंश है, बृहद्रथ वंश है। इसको पुराणों में पाया जाता है, पुराणों में पाया जाता है और महाभारत में पाया जाता है। महाभारत पुराणों में इसका उल्लेख है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। मगध का प्रथम शासक भी बृहद्रथ था, जिसने अपने वंश से नाम चलाया। तो मगध का प्रथम शासक कौन है? बृहद्रथ ही मगध का प्रथम शासक भी है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश की। बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। बात करें तो मैंने हर्यक वंश के शासक आपको बता दिए थे। क्या पढ़ना है? बिंबसार। इनका क्रम भी नोट कर लेना भैया, क्रम पूछा जाता है। बिंबसार, अजातशत्रु, बिंबसार, अजातशत्रु,
उदयन, ये पढ़ना है, उदयन, उदयन या उदयभद्र, उदयभद्र पढ़ना है, उदयभद्र। हाँ, अजातशत्रु, बिम्बसार, उदयभद्र हो गया। अनिरुद्ध, मुंडक और अनिरुद्ध और मुंडक और नागदशक, नागदशक, इनमें सबको नहीं पढ़ना है हमको। अजातशत्रु, बिम्बसार ये कायदे से पढ़ लेने हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी किसी शासन काल में क्या हुआ ये बहुत कम पूछा जाता है, अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। अंतिम शासक नागदशक है, बस ये आपको याद कर लेना है। तो हर्यक वंश में हम किसको देखेंगे? बिम्बसार को देखेंगे। बिम्बसार, हर्यक वंश में हम बिम्बसार को देख लेंगे, इतने बहुत महत्वपूर्ण है। बिम्बसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक है। एक ये पॉइंट, बिम्बसार हर्यक वंश का संस्थापक है, आप नोट कर लेंगे। इसका मत्स्य, हाँ, मत्स्य पुराण में एक नाम मिलता है, मत्स्य पुराण में नाम मिलता है क्षेत्रोजस, एक नाम मिलता है क्षेत्रोजस। क्या मिलता है? क्षेत्रोजस। मत्स्य पुराण में इसका नाम क्षेत्रोजस मिलता है। किसका? इसका बिम्बसार का, बिम्बसार का नाम क्षेत्रोजस मिलता है। जैन साहित्य में इसका नाम, जैन साहित्य में इसका नाम सोडिक मिलता है। क्या मिलता है? सोडिक। क्या मिलता है? इसका नाम सोडिक मिलता है। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, सोडिक मिलता है। अब जो बिम्बसार है ये 3 नीतियों का जन्मदाता है, 3 नीतियों का जन्मदाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी नीतियाँ थीं ये हमको देखना है। 3 नीतियों का जन्मदाता है, वो 3 नीतियाँ कौन सी हैं? एक तो वैवाहिक स्थिति है, वैवाहिक स्थिति है, वैवाहिक स्थिति है, एक ये हो गया। दूसरी स्थिति कौन है? तो दूसरी एक मित्र वाली नीति है और एक युद्ध वाली नीति है। बात करें यदि हम बात करें वैवाहिक स्थिति, वैसे तो इसकी 500 शादियाँ हुई थीं, लेकिन हमको यहाँ पर 3 शादियाँ पढ़नी है, ज़्यादा शादियाँ नहीं पढ़नी है, 3 शादियाँ पढ़नी है। चलिए पहली यदि हम शादी की बात कर लेते हैं तो बिम्बसार का विवाह, जो इसका विवाह है ये कौशल, मैं भी इस पर चर्चा करूँगा। जो बिम्बसार का विवाह है ये कौशल में प्रसेनजीत रहते हैं। कौशल का विवाह, यहाँ कौशल नरेश, कौशल के नरेश प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत, हाँ, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है, की बहन, उसका नाम है महाकोशला। क्या नाम है? महाकोशला। महाकोशला से इनका विवाह हो जाता है। एक की वैवाहिक स्थिति, जिससे क्या होता है कि जो कौशल है ये बिम्बसार को मिल जाता है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, अभी मैं थोड़ा डायग्राम बना के भी बताऊंगा। दूसरा जो इसका विवाह है ये बिम्बसार का दूसरा विवाह वज्जी नरेश। कौन है? वज्जी नरेश, वज्जी नरेश चेटक की पुत्री। हाँ, दूसरा जो इसका एक फर्स्ट विवाह, दूसरा विवाह वज्जी नरेश चेटक की पुत्री है। चेटक की पुत्री, उसका नाम क्या है? चेलना, उसका नाम है चेलना से विवाह हो जाता है, चेलना से इसका विवाह हो जाता है। एक ये हमें पढ़ना है, जिसको लिच्छवी राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा विवाह क्या पढ़ना है? ये मद्र है, मद्र की राजकुमारी क्षेमा, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से इसका विवाह हो जाता है। जहाँ जहाँ से इसका विवाह हो जाएगा वहाँ पर इसके राज्य दोस्त बनते चले जाएंगे और इसका क्षेत्र विस्तार होता चला जाएगा। मगध एक टाइम पर ऐसा होगा कि सबसे बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, बहुत सारे जो राज्य होंगे मगध में ही मिल जाएंगे। इसलिए आप ये देख सकते हैं
कि वैवाहिक स्थिति के द्वारा बिंबिसार अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है। अजातशत्रु भी करेगा। अभी अजातशत्रु जब अपने पिता को मार देगा तो प्रसेनजीत नाराज़ हो जाएंगे और बिंबिसार को दहेज में काशी देते हैं और फिर वो काशी प्रसेनजीत वापस ले लेंगे। फिर अजातशत्रु प्रसेनजीत से युद्ध करेगा। जब युद्ध करेगा तो प्रसेनजीत हार जाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्रसेनजीत अपनी पुत्री की शादी अजातशत्रु से कर देंगे। काशी फिर अजातशत्रु को मिल जाएगी। ठीक, चलो वाजिरा की बात में हम बात करते हैं। अब मित्र से देखते हैं। मित्र भी एक कड़ी है। मित्रता के द्वारा भी यहाँ पर क्षेत्र विस्तार किया गया है। इसमें बात करें तो गंधार नरेश पुष्कर सारिन। गंधार पाकिस्तान में है। गंधार नरेश पुष्कर सारिन। गंधार नरेश पुष्कर सारिन ये एक बार पीलिया या पांडुरोग से ग्रसित हो जाते हैं। पीलिया या पांडुरोग से ग्रसित हो जाते हैं तो आजीवक को ये इसका इलाज करने के लिए भेजते हैं, जिससे इनकी दोस्ती हो जाती है। तो गंधार भी अब इनका मित्र हो गया। इधर कौशल तो इनका मित्र था ही, वज्जी भी इनका मित्र हो गया, मद्र भी इनका मित्र हो गया। 4 तो ऐसे हो गए। छोटा सा राज्य एक बचता है अंग। जब छोटा सा राज्य अंग बचता है तो ये पहला आक्रमण होता है मगध का। पहला आक्रमण होता है मगध का क्षेत्र विस्तार के लिए। तो अंग को युद्ध के द्वारा जीत लिया जाता है। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो मित्रों अब बात करते हैं, युद्ध जब हो रहा था तो युद्ध के लिए क्या हुआ। इसके 2 सलाहकार थे। कौन कौन सलाहकार थे मैंने आपको बताए थे। हाँ बताए थे, दीर्घचारा और सुनिधि। 2 सलाहकार हैं यहाँ पर। वही सुनिधि मैं पहले बता चुका हूँ। सुनिधि और दीर्घचारा ये यहाँ पर सलाहकार 2 पद हैं, जिससे क्षेत्र विस्तार की सलाह दे रहे हैं और युद्ध के लिए सलाहकार होता है। तो मैं बताऊं कि बिंबिसार या मगध का पहला क्षेत्र विस्तार और भेंट चढ़ने वाला जो जनपद था वो अंग था। और मित्रता के द्वारा जो शामिल हुआ वो गंधार था। जो वैवाहिक संबंध के द्वारा शामिल हुआ वो कौशल था, वज्जी था और मद्र था। इस तरीके से मैंने कहा था 500 इसकी रानियाँ थीं। जब 500 रानियाँ थीं तो 500 शादियाँ थीं। वो कहाँ कहाँ पर ये विस्तार हुआ, कैसे हुआ, कितना सही है, इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, मैं इसके पहले 16 महाजनपद आपको भारत के नक्शे में आपको सजा के बता चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, उस वीडियो को समझेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बात करें जैसे एक ये है महाजनपद, ये है आपका कौशल। ये आपका कौशल हो गया। एक पॉइंट आप नोट कर लें, कौशल हो गया। थोड़ा सा इसके नीचे हम लेते हैं, ये है आपका काशी। क्या है, काशी हो गया। काशी के थोड़ा और नीचे लेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका मगध। ये आपका मगध हो गया। इसके बाद इधर लेंगे, ये आपका वज्जी हो गया। वज्जी, हाँ वज्जी हो गया। वज्जी लिखा आता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वज्जी हो गया। इधर ये अंग हो गया, यहाँ पर अंग हो गया। ठीक, ये अंग हो गया। फिर मगध के बाद ये यहाँ पर अवंती हो गया। एक इसको, ये सारे जनपद हैं। ये मैं पहले वीडियो जो 16 महाजनपद का पहला वीडियो है, इसमें सारे मैं बता चुका हूँ भारत नक्शे पर, आप देख लेंगे। उसके बाद ये पुष्कर सारिन यहाँ पर हो गए। गंधार हो गया, गंधार, ये गंधार हो गया, गंधार हो गया। और यहीं पर मैंने आपको कम्बोज भी बताया था, ये पाक में है, मतलब पाकिस्तान में वर्तमान में, ये सब मैंने बताया इससे। फिर यहाँ पर पुष्कर सारिन हो गए और साथ में यहाँ पर वत्स्य हो गया, ये वत्स्य हो गया। इस तरीके से मैंने बहुत सारे बताए थे। अब चला देखते हैं थोड़ी सी कहानी। जब यहाँ का शासक कौन है, बिंबिसार है। ये बिंबिसार है। बिंबिसार ये सोचता है कि अपने साम्राज्य को बड़ा कर लिया जाए, किसी तरीके से अपने आप को हम विस्तारित कर लें। तो ये सोचता है कि यदि हम अंग पर आक्रमण कर देंगे तो अन्य जो राज्य हैं वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हमको देशद्रोही साबित कर सकते हैं। इधर क्या होता है, एक राजा कंस हुआ, उसने काशी को जीत लिया था, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस समय जो काशी है वो कौशल के कब्जे में है। एक पॉइंट ये।
फिर ये सोचता है इधर काशी भी छोटा राज्य हमारे पास में, यदि हम काशी पर आक्रमण करें तो कौशल हम पर आक्रमण कर देगा। कौशल का पड़ोसी गंधार है, ये हम पर आक्रमण कर देगा क्योंकि ये दोस्त दोस्त हो जाएंगे एक। इधर वज्जी भी इसका पड़ोसी है तो वज्जी फिर हम पर आक्रमण कर देगा क्योंकि ये फिर दोस्ती हो जाएंगी। फिर गंधार वत्स का पड़ोसी है तो वत्स गंधार एक हो जाएंगे, ये मदद करेंगे कौशल की मदद करेगा वज्जी और हम पर आक्रमण कर देगा। अब इसका तो कोई अस्तित्व नहीं यहाँ पर है तो भी ये दिक्कत है। तो ये सोचता है किसी तरह के क्षेत्र विस्तार किया जाए, आक्रमण नहीं करता है, अभी सलाह नहीं दी गई। तो यहाँ की जो राजकुमारी है महाकोसला यहाँ की राजकुमारी है, वो प्रसेनजीत की बहन है। किसकी बहन है? प्रसेनजीत की बहन है। ठीक, ये प्रसेनजीत की बहन है। अब यहाँ पर जब प्रसेनजीत की बहन है, यहाँ की बात करें अवंती, यहाँ पर क्या है? चंड प्रदोत है। यहाँ पर चंड प्रदोत, यहाँ पर एक चंड प्रदोत हैं अवंती में। अब वज्जी की यदि हम बात कर लें तो वज्जी में यदि हम बात करेंगे यहाँ पर चेलना है। कौन है? चेलना है वज्जी में, जहाँ शादी इनकी हुई, चेलना है इनकी पत्नी। और चेटक यहाँ पर है। कौन है? चेटक, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, चेटक हैं। अब देखिए पुष्कर सारिन यहाँ पर एक दूत जाता है, इसका दूत ये पॉइंट है। मैं थोड़ा मित्रों गलत बोल गया, जहाँ पर मैंने पुष्कर सारिन बताया है वो पांडुरंग से पीलिया से ग्रसित था, वो नहीं था। तो पीलिया से ये ग्रसित था, पीलिया या पांडु रोग से आप सही कर लेंगे, वहाँ पर ये ग्रसित था। तो यदि हम बात करें अब क्या करेगा, ये शादी कर लेगा, इधर महाकोसला से शादी कर लेगा। जब महाकोसला से शादी कर लेगा तो उस समय क्या होगा, जो प्रसेनजीत हैं ये बिंबसार को दहेज में दे देते हैं काशी। जब दहेज में दे देंगे तो काशी तो अब इनके पास हो गया। जब काशी इनके पास हो गया, इधर ये अब इनके मित्र हो गए। जब मित्र हो गए तो इनकी एक बात होने लगी। जब इनकी एक बात होने लगी, उधर क्या होता है, गंधार यहाँ पर ये बिंबसार यहाँ से एक दूत भेजता है इनके पास, शांति दूत दोस्ती करने के लिए भेजता है। ये सोचते हैं कि कौशल हमारा पड़ोसी, इसका नातेदार हो गया है और इधर काशी दहेज में मिल चुका है, तो हम अकेले क्या करेंगे। तो ये भी इसकी दोस्ती स्वीकार कर लेते हैं, ये भी इसकी दोस्ती स्वीकार कर लेंगे, ये भी इसमें एक शामिल हो जाएंगे। फिर इधर क्या होता है, यहाँ पांडुरोग से चंड प्रदोत एक शासक है जो पीलिया से ग्रसित हो गया। मैं पहले गलत थोड़ा बता गया हूँ, तो पुष्कर सारिन पीलिया से नहीं ग्रसित होता है। पुष्कर सारिन मित्रों जो है वहाँ एक दूत भेजा, दोस्ती के लिए दूत या राजदूत भेजा जाता है, जिससे वहाँ की दोस्ती होती है। पीलिया रोग से चंड प्रदोत ये ग्रसित हुआ है, आप मित्रों सही कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, ये पीलिया रोग से ग्रसित है, मरने वाला है, सारे राजवैद्य जवाब दे चुके हैं। तो यहाँ पर एक आजीवक संप्रदाय, जो आजीवक है वो यहाँ पर जाएगा वैद्य और इसको ठीक कर देगा। तो अब इसकी भी मित्रता इनके साथ में हो गई, एक ये पॉइंट हो गया। इधर वज्जी के नेरे चेटक हैं, इनकी जो पुत्री होती है चेलना से ये बिंबसार शादी कर लेता है, तो ये भी इनका साम्राज्य हो गया। ये भी इनका जब साम्राज्य हो गया, अब इधर अंग बसता है तो इस पर आक्रमण कर देता है। इधर इन्होंने यहाँ पर एक बार लूटपाट की थी, इन पर आरोप लगाता है कि इन्होंने हम पर लूटपाट की है, इसलिए ये इन पर भी आक्रमण कर देता है और अपने में मिला लेता है। उस समय यहाँ का शासक जो था वो भट्टी था, ठीक, भट्टी था यहाँ का शासक उस समय था, ये इनमें मिला लेगा। अब देखें वत्स जो मिलता है यहाँ पर, जो वत्स बच गए हैं छोटे छोटे, इनकर नीति व्यापार या अन्य प्रलोभनों के द्वारा इनको भी अपने कब्जे में धीरे धीरे इनको भी जैसे संबंध बनाए हैं अपने में मिला लेता है। धीरे धीरे जो मगध होता है उसका क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। फिर ऊपर एक ब्यास नदी पड़ती है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कि सिकंदर उसको नागने से मना कर देता है और ये सिकंदर के आक्रमण से छूटा रहता है। तो अब यदि हम बात करें मगध की, मैंने दो राजधानियाँ बताई, एक तो हमने पाटलिपुत्र बताई और एक तो हमने राजगृह बताई। कौन सी? राजगृह या गिरिव्रज बताई, गिरिव्रज बताई। तो ये मैंने कहा था 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये
पाटिल जो पुत्र है ये पानी से घिरी हुई है। जो राजगृह है कुशाग्र एक स्थान पड़ता है, कुशाग्र यहाँ से इसकी पहचान करी गई है। एक मित्र ये पॉइंट नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि बिंबिसार टहल रहे होते हैं और इनका जो पुत्र है अजातशत्रु वो इनको मार देता है, गद्दी पर बैठ जाता है। प्रसेनजीत नाराज हो जाते हैं, काशी वापस ले लेते हैं। फिर क्या होता है, बिंबिसार जो तो मरी गया है, यहाँ पर बैठा है अजातशत्रु, वो क्या करता है फिर प्रसेनजीत से युद्ध करता है। यहाँ इनसे युद्ध करेगा और प्रसेनजीत हार जाते हैं। फिर अपनी पुत्री की शादी यहाँ मगध फिर शासक जो बना है अजातशत्रु उसको यहाँ पर शादी कर देते हैं। काशी फिर दहेज में मिल जाती है। इसलिए एक बार प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि जो काशी है ये 2 बार एक ही जगह दहेज में दी गई, किसको किसको दी गई, तो ये बिंबिसार को दी गई और अजातशत्रु को दी गई। आप याद रखेंगे। तो मित्रों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ी सी हमने गलती कर दी, आप उसको सुधार लेंगे पुष्कर सरीन और चंद्र प्रदोत में। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए